तो ये राजनीतिक तौर पे कांग्रेस बीजेपी संविधान विरोधी हैं। इसलिए आपका संविधान तभी सुरक्षित है जब उन संवैधानिक पदों पर मूल निवासी जाएंगे। ये साठगांठ करने वाले लोग जो संविधान के कारण उत्पन्न हुए, उसी संविधान के विरोध में आचरण करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। इन्हें सुधारना भी है और उन्हें उतारना भी है। ये संस्थागत नेतृत्व पैदा करना। सभी मूल निवासी महानायकों को नमन करते हुए सम्मानित मंच, इस प्रबोधन सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए बंधुओं एवं बहनों, यह जो विषय परिचर्चा के लिए रखा गया है, पिछड़े वर्ग के नेताओं की संविधान विरोधियों के साथ साठगांठ क्या करे इनके साथ। प्रस्तावना में डॉक्टर नीलिमा वागड़े जी इस परिचर्चा के उद्देश्य को बहुत स्पष्ट रूप में रखा। यह विषय बड़ा संवेदनशील है। इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं वो कहीं न कहीं उन लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हों या जाति के आधार पर जुड़े हुए हों। वर्तमान में जो स्थिति उभर कर आई है, एक तरफ तो हम पिछड़े वर्ग के नेता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और मैं पिछले वर्ष इसी मंच से यह कहा था कि पिछड़ा वर्ग नेतृत्व विहीन है। आज के तारीख में यदि मुझसे कोई प्रश्न करता है कि पिछड़ा वर्ग का नेता कौन है, तो मैं उत्तर नहीं दे पाता हूं, क्योंकि वास्तव में पिछड़ा वर्ग का कोई नेता आज है नहीं। हां, जिन्हें कुछ समय पहले जो मास की बात करते थे, मैं एक नाम भी लूंगा, और यह विषय संवेदनशील इसलिए भी है कि 2024 में आपके समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, और इस परिचर्चा में वो सारे नेता लगभग बेनकाब होने वाले हैं, जिनसे कहीं न कहीं आप जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके समक्ष विकल्पहीनता आ जाएगी, इसलिए संवेदनशील है। बिहार से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से लोग हैं, लालू जी का नाम लूंगा, रामविलास पासवान जी का नाम लूंगा, नीतीश कुमार जी का नाम लूंगा, चिराग जी का भी नाम लूंगा, अखिलेश जी का भी नाम लूंगा, बहन जी का भी नाम लूंगा, रामदास अठावले जी का भी नाम लूंगा, तो शायद बचने वाले कोई नहीं है। इसलिए यह विषय जो है बड़ा संवेदनशील है। विषय के प्रस्तावना के समय कुछ बात मैडम क्लियर कर चुकी हैं कि ये सबसे पहले संविधान विरोधी है कौन। भारत में दो संस्कृतियों का संघर्ष है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलिए। विशुद्ध रूप से दो संस्कृतियों का संघर्ष है। वो है समन संस्कृति और बमन संस्कृति, जिसको आप श्रवण भी कह सकते हैं और वैदिक भी कहते हैं। ये दो संस्कृतियों का संघर्ष है। जो बमन संस्कृति के जनक हैं, पोषक हैं, जो वैदिक संस्कृति के जनक और पोषक हैं, मैं एक शब्द छोड़ रहा हूं, वाहक नहीं कह रहा हूं, दो ही शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जो बमन संस्कृति के जनक हैं और पोषक हैं, वो संविधान विरोधी हैं सामाजिक रूप से।
इस संस्कृति के जनक और पोषक लोगों ने एक व्यवस्था कायम की, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में जो द्विज नहीं है वो तो आप हैं, और जो द्विज है वो बमन संस्कृति के जनक और पोषक है, वो संविधान विरोधी है। क्योंकि उनका जो अधिकार है, उनकी जो श्रेष्ठता है, वो आपके संविधान में नहीं, भारत के संविधान में नहीं, उनकी श्रेष्ठता वेदों, पुराणों, उपनिषदों, मनुस्मृतियों, महाकाव्यों में निहित है। तो इस शास्त्र को मानने वाले लोग, इसमें विश्वास करने वाले लोग संविधान विरोधी हैं। सामाजिक रूप से स्पष्ट हो गया कि जो वर्ण व्यवस्था, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहते हैं, द्विज हैं, भारतीय संविधान बनने से इनका जो विशेषाधिकार था वो समाप्त हुआ। कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार अपना खोना नहीं चाहता है। भारतीय संविधान लागू होने से इनके विशेषाधिकार समाप्त हुआ, इसलिए कतई भी वो भारतीय संविधान के पक्षकार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब ये तो सामाजिक रूप से आइडेंटिफिकेशन हुआ, बात राजनीति की आ रही है। अब इन वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन से राजनीतिक दल करता है? कांग्रेस है, बीजेपी है और कम्युनिस्ट है। और अब तक स्वतंत्र भारत में इन्हीं का शासन रहा। तो ये राजनीतिक तौर पे कांग्रेस, बीजेपी संविधान विरोधी हैं। अब ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ तथ्य इकट्ठा करना पड़ेगा। और यह संविधान विरोध का जो कार्यक्रम चल रहा है वो संविधान बनने के पूर्व से शुरू हो गया है। गांधी एंड कंपनी ने, जिसको कांग्रेस कहते हैं, बाबा साहब को संविधान में, संविधान सभा में न जाने की पूरी व्यवस्था कर दी। चूंकि 1946 आते आते बाबा साहब की विचारधारा भारत ही नहीं दुनिया के मंचों पर आ चुकी थी कि ये न्यायवादी हैं, ये लोकतांत्रिक हैं, ये मानववादी हैं। दूसरी ओर जो मनुवादी लोग थे, इन वादों से के विपरीत थे। तो इसलिए गांधी एंड कंपनी जो कांग्रेस है, उसने सोचा कि बाबा साहब को संविधान सभा में ही न जाने दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने पूरे बंदोबस्त की। लेकिन आपके बीच जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे भी व्यक्ति थे जो पिछड़े वर्ग से ही थे, उन्होंने उनको जाने की व्यवस्था की। अब जो संवैधानिक व्यवस्था है, बाबा साहब ने जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में, चूंकि वक्ता बोल चुके हैं और हमारे लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, थोड़ा सा इसको संशोधन करके बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। चूंकि संविधान सभा में 299, भारत विभाजन के बाद जो भारतीय संविधान सभा था उसमें 299 सदस्य थे। निश्चित रूप से बाबा साहब की भूमिका प्रशंसनीय है, सराहनीय है, लेकिन पूरे संविधान सभा में लगभग 287 लोगों का उस पर सिग्नेचर है। तो जैसे ही संविधान में बाबा साहब मानववादी, न्यायवादी प्रावधानों का उल्लेख कर रहे थे, उसी समय मनुवादियों के कान खड़े हो गए थे। और मनुवादियों ने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को
यह कहा कि ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब संविधान में जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें तो जो परंपरागत हमारे भारतीय संस्कृति है, नियम है, जिसमें हमारा विशेषाधिकार है, जिसमें वर्णीय वर्चस्व है, तो इसका कहीं उल्लेख नहीं हुआ। यदि बाबा साहब के लिखित संविधान पूर्णतः लागू हो गया तो हमारा क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन लोगों को आश्वस्त कर दिया उसी समय कि चिंता मत करो, बाबा साहब को संविधान लिखने दो, प्रावधान करने दो, इन प्रावधानों को लागू कौन करेगा? हम करेंगे। हम इस प्रावधान को लागू ही नहीं करेंगे। संविधान बन गया, लागू करने वाले कौन हैं? और इसीलिए वो बात हालांकि मैडम कोट कर चुकी हैं, संविधान निर्माण के जब कार्य पूर्ण हुआ तो बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को अपनी शंकाएं व्यक्त कर दी और उसमें 3 शंकाएं मूल थी। उसमें एक शंका यह भी थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि इसके लागू करने वाले की मंशा सही नहीं रही तो संविधान प्रभाव शून्य हो जाएगा, असफल हो जाएगा। और ये शंकाएं सत्य साबित हो रही है। बाबा साहब चूंकि दार्शनिक थे, उनके पास सिर्फ आई साइट नहीं था, उनके पास फोर साइट भी था। वो आगे देख रहे थे, ये शंकाएं निर्मूल नहीं थी, वो शंकाएं सही साबित हो रही। अब यह जो प्रस्तावना है विषय के, इसमें कई प्रश्न हैं, प्रश्न के अंदर प्रश्न है। ऊपर से देखने में लग रहा है कि एक ही प्रश्न रखा गया है कि ये पिछड़े वर्ग के नेता संविधान विरोधी के साथ साठगांठ कर रहे हैं, इनके साथ क्या करें। ऊपर से देखने में एक प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसके जवाब और इसके अंदर कई प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह भी है कि ये संवैधानिक पदों पर संविधान विरोधी लोग पहुंच कैसे जाते हैं, यह भी एक प्रश्न है। भाई रिक्रूटमेंट कौन करता है? जो संवैधानिक पद पर है, आयोग का गठन वही करेगा, चेयरमैन का गठन वही करेगा, एक्सपर्ट वही बुलाएगा, सिलेबस वही बनाएगा। तो जब संविधान विरोधी लोग संवैधानिक पदों पर हैं तो नियुक्ति तो ऐसे लोगों की ही होगी, तो इसलिए वो संविधान विरोधी लोग ऊंचे पदों पर चले जाते हैं। अब फिर दूसरा प्रश्न है इसी प्रस्तावना में कि यदि वो संविधान विरोधी हैं और इतने ऊंचे पदों पर चले गए और संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ किया क्यों नहीं जा रहा है? व्यवस्थापिका उनके पक्ष में, संख्या आपकी, पक्ष उनकी, कार्यपालिका उनकी, न्यायपालिका में दूर दूर तक आप हैं ही नहीं, मीडिया में आप हैं ही नहीं। तो ये जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ उनके साथ हैं, तो उनके साथ करेगा कौन? चारों के चारों संविधान विरोधी हैं, तो संविधान विरोधियों के विरुद्ध एक्शन कौन लेगा? आप ले सकते हैं, जन अदालत में ले सकते हैं, वो तो नहीं लेंगे। अब बात आती है कि ये जो पिछड़े वर्ग के नेता ये कैसे उभरे, इसकी भी चर्चा मैडम कर चुकी हैं पूना पैक्ट के द्वारा। ये जिसको बाबा साहब ने भी ऐसे लोगों के लिए टूल, अस्टूज, एजेंट, बहरे गूंगे हांके जाने वाले जानवर कहा था। ये बाबा साहब के शब्द हैं।
इसी को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर कांसीराम जी ऐसे लोगों के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने किताब भी लिखी चमचा युग से। बाम से थोड़ा उससे आगे बढ़कर कुछ ज़्यादा आक्रामक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए दलाल और भड़वे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो सब मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं ये शब्द नहीं करूँगा, लेकिन ये लोग करते हैं। ये हुआ कैसे? बाम सेफ के आंदोलन के बाद, जिसके जनक मान्यवर कांसीराम जी थे, भी डीके खापर्डे जी थे, दीना भाना साहब थे। मान्यवर कांसीराम जी को ऐसा लगा कि सिर्फ विचार से काम चलने वाला नहीं है, इस विचार को कार्यान्वित भी करना पड़ेगा। और जब तक हम निर्णय निर्माणकारी संस्थाओं में नहीं जाएंगे तो हमारी ये जो बातें हैं, जो विचार है ऊंचे ऊंचे, वो सारे कार्यान्वित नहीं हो पाएगा। इसलिए वे बाम सेफ से इतर होकर उन्होंने 1984 में बसपा का गठन किया। अब 1984 में जब बसपा का गठन हुआ तो उसके बाद आप देखें कि पिछड़े वर्गों में राजनीतिक दल गठन करने की एक होड़ सी मच गई। और इसी क्रम में अब मैं बिहार से चलता हूं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह 1993 में समाजवादी पार्टी बना लिए। बिहार में लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल 1997 में बना लिए। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1999 में शरद पवार जी भी बनाए, पीएस संगवा और तारिक अनवर से मिलकर। नीतीश कुमार और शरद यादव भी जनता दल यूनाइटेड 2003 में बनाए। एचडी देवगौड़ा जी भी जनता दल एस 1999 में बनाए। सोनेलाल पटेल भी अपना दल बनाए। देवीलाल जी भी इंडियन नेशनल लोक दल बनाए। शिबू सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाए। रामविलास पासवान भी लोजपा बनाए। उपेंद्र कुशवाहा भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए। ये जो पार्टी बनाने का सिलसिला जारी हुआ, यहां पे समझने की जरूरत है। और जब इतने लोग पार्टी बनाए और इन पार्टी के नेताओं के थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाइए। मैं इसके पूर्व में ये बता चुका हूं कि सामाजिक रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और राजनीतिक तौर पे कांग्रेस और बीजेपी संविधान विरोधी है। अब इसको समझिएगा। जब ये राजनीतिक दल बनाए तो उस समय इनका विरोध किनके लिए था? बिहार के लोग यहां होंगे, लालू प्रसाद जी भूरा बाल साफ करो बोले, यानी कि वहां जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जो वैदिक संस्कृति वाले लोग हैं, चाहे भूमियार हों, चाहे राजपूत हों, चाहे ब्राह्मण हों, उनके खिलाफ इन्होंने किया और कांग्रेस के खिलाफ भी किया। 60 गांठ का यहां से शुरू होगा। यानी जिनके खिलाफ इन नेताओं की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, बाद में जाकर उन्हीं के साथ राजनीति करते हैं। 60 गांठ यहां है। जिन लोगों के खिलाफ, जिन राजनीतिक दलों के खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे, परिस्थितियां ऐसी बनाई गई शासक वर्ग द्वारा कि ये उनके अम्ब्रेला के नीचे चले गए। 60 गांठ, जिसको गठबंधन की राजनीति भी कहते हैं, विपरीत विचारधारा वाले के साथ, यानी कि जो दिखता ऊपर से कुछ और है, नीचे से रहता कुछ और है, ऐसे संबंधों को 60 गांठ कहते हैं। अंडर हैंड रिलेशन इसको बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। दोनों की विचारधारा अलग है,
तो ये 60 गांठ की राजनीति शुरू हुई। और किनके साथ शुरू हुई? जो संविधान विरोधी हैं। अब यहां जो चिंतनीय विषय है कि जिस संविधान के बदौलत जो राजनीति में आए, वह व्यक्ति संविधान विरोधी के साथ साठगांठ कर रहा है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। और इसमें विषय भी है कि ये जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ इन विरोधियों के द्वारा, संविधान विरोधी के द्वारा। अब तक 127 संविधान संशोधन हो गए। बाबा साहब की अपेक्षा क्या थी? बाबा साहब की अपेक्षा यह थी कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक प्रावधानों को परिवर्तित करना है। बाबा साहब का जो ऑब्जेक्ट है, जो चुनौती है, जो संविधान निर्माण करने का उनका उद्देश्य है, और जो उन्होंने प्रावधान किया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, समाजवादी गणतंत्र, लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य, इसके लिए उनका यह सपना था, उनकी यह आकांक्षा थी कि समाज व्यवस्था को संविधान के अनुरूप बनाया जाएगा। और शासक वर्ग का क्या उद्देश्य था? संविधान को समाज व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। दो ऑब्जेक्ट आ गया सामने। चूंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है, यहां के शासक जातियों के जो प्रावधान है उसके विपरीत है। वो असमानता चाहता है, यहां समानता की बात है। वो यहां स्वतंत्रता की बात है, वो स्वतंत्रता चाहता है। वो भेदभाव करता है, यहां बंधुत्व की बात है। वो अन्याय करता है, यहां न्याय की बात है। तो जस्ट अपोजिट प्रावधान है। सामाजिक व्यवस्था जो शासक जातियों की है, उससे जो संवैधानिक व्यवस्था है, जस्ट अपोजिट है। इसलिए यह उम्मीद करना शासक जातियों से कि वो संविधान को मानेंगे, एक कतई नहीं हो सकता। इसलिए आपका संविधान तभी सुरक्षित है जब उन संवैधानिक पदों पर मूल निवासी जाएंगे। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी मैं कह रहा हूं, कोई भी वैदिक संस्कृति में विश्वास करने वाला व्यक्ति यदि संवैधानिक पदों पर जाएगा तो संविधान के अनुसार वो आचरण नहीं करेगा। और यही कारण है कि इन 127 संशोधनों के द्वारा शासक जातियों ने संविधान को समाज के अनुरूप बनाने का काम कर रहा है। जैसे जैसे जब जब संविधान उनके जातिगत वर्णीय हितों में रोड़ा आया, तब तक उन्होंने संशोधन किया। और यह संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 में लागू हुआ, 51 से ही शुरू हो गया। और बातें इतनी ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी कभी प्रधानमंत्री बने, बड़े अच्छे बने। उन्होंने तो संविधान संशोधन छोड़िए, उन्होंने समीक्षा आयोग कर दिया। संशोधन का प्रावधान तो संविधान में है भी, समीक्षा का प्रावधान समाज में नहीं है। शासक जातियों ने संवैधानिक पदों पर बैठकर संविधान के विरुद्ध ऐसे ऐसे आचरण किए हैं कि जो इसकी व्यवस्था नहीं है। और चूंकि इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट में भी वही बैठे हैं। तो इस प्रकार से पूरे जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, वो आपके व्यवस्था पर कब्जा है। अब जो उनके विरोध में एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग जो उभर कर आए, जो उन्हें गाली देते थे, बल्कि मैं एक बार बाम साहब के कुछ लोग मुझसे सब्जेक्ट डिजाइन करने के लिए कहे कि रमाकांत जी एक सब्जेक्ट आप भी दीजिए,
तो ये लगभग 10 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने कहा कि एक सब्जेक्ट मेरे तरफ से यदि आप दे सकते हैं तो दीजिए। उस सब्जेक्ट का नाम मैंने ये रखा, ब्राह्मण को गाली देना ब्राह्मणवाद विरोधी होने का सबूत नहीं है। अब हुआ क्या कि बाम साहब के आंदोलन जब शुरुआत होती है, उस दशक से ही मैं चलता हूं, तो ब्राह्मणों ने एक स्ट्रेटजी के तहत एसी एसटी ओबीसी के अंदर अपना प्रोजेक्टेड लीडर पैदा किया और उन्हें प्रशिक्षण किया कि आप ब्राह्मण को गाली दो, और जो नेता जितना ब्राह्मण को गाली दिया वो उतने ही लोकप्रिय नेता बना। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मुझे गाली दो कोई बात नहीं, लेकिन आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, आप व्यवस्था में आ जाइए। और वो 60 गांठ आज हमारे सामने दिख रहा है। अब 60 गांठ करने वाले जो दो पोल बना, जब श्रीमती गांधी की हत्या, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं आ रहा था, तो ब्राह्मणों ने दो पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, दो पोल बना लिया। एक में उधर अटल जी चले गए, लेकिन वहां पे गौर कीजिएगा, नेतृत्व उसको किसको दिए? शरद यादव को कन्वीनर बनाए थे, संयोजक बनाए थे एनडीए का। एनडीए और यूपीए दो पोल बनाया। अब या तो सोनिया जी के अम्ब्रेला के नीचे जाओ या अटल जी के अम्ब्रेला के नीचे आओ। 60 गांठ की जो संस्कृति है यहां से ज्यादा इफेक्टिव शुरू हुआ। लालू जी, नीतीश जी, ये सब किसके विरोधी थे? बिहार में कांग्रेस के। केंद्र में किसके साथ सरकार बनाते हैं? कांग्रेस के साथ। नीतीश जी विरोधी थे, नीतीश जी भी मंत्री बनते हैं। बहन जी बनती नहीं है लेकिन बाहर से समर्थन करती हैं। मुलायम सिंह भी मंत्री बनते हैं। किसका नाम लूं? रामदास अठावले जी आरपीआई चलाते हैं। करुणानिधि भी समर्थन करते हैं। रामविलास पासवान जी के बारे में कई लोगों ने कह चुके हैं कि तो मौसम विज्ञानी थे, तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं था। और ये सब कौन लोग थे? दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, गरीबों के रहनुमा। ये क्या कर रहे हैं शासक जातियों के साथ? 60 गांठ। अब बात तो समझ में आ गई होगी। 60 गांठ यह है। और ये दो पोल, एक 38 का है, एक 28 का है। अभी भी ये 60 गांठ खत्म नहीं हुआ है। आपको सामने वो उनको गाली देते। बिहार में भूमिहार को गाली दे दो, बिहार के लोग होंगे, बिहार में यदि कोई भूमिहार को गाली देने वाला नेता है, अगले बार इलेक्शन में विधायक बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। जहां जहां डोमिनेंट कास्ट है वैदिक, उसको गाली दे, उस लोग आदमी को नेता मान लेता है। लेकिन वो करते क्या है? जाके उनको कहते हैं गाली हमने किस लिए दिया है? कहा कि चिंता मत करो, गाली वहां दो और यहां हमारा काम करो। तो ये जो 60 गांठ के द्वारा सारे काम हो रहे हैं। अब हुआ क्या है? इसके अंदर और भी प्रश्न है। आर्थिक विषमता, अभी थोड़ी सी मैं बात करूंगा आर्थिक विषमता के, क्योंकि संविधान के विरुद्ध ये आचरण जा रहा है। संविधान में समाजवादी शब्द है, उसमें आर्टिकल कई हैं जिसमें संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण की बात की गई है। संसाधनों का संकेंद्रण न हो, लोगों को जीविका मिले, डिग्निटी के साथ जीवन व्यतीत करे, ये सारे प्रावधान संविधान में है। ये क्या कर रहे हैं? सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। नई रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 2023 के। सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास 58% संपत्ति केंद्रित हो गई।
10% अमीरों के पास 80% संपत्ति केंद्रित हो गई। केवल 5% भारतीयों के पास देश की 60% संपत्ति है, जबकि 50% आबादी के पास मात्र 3% संपत्ति है। यह संविधान विरोधी काम हो रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। उनको सहायता कौन दे रहे हैं? ये अकेले मोदी जी नहीं है। बिहार में ये जो 60 गांठ की, मैं थोड़ी सी वहां से बिहार से ले जा रहा हूं, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर पहुंच गए 60 गांठ करने में, और पहले नंबर पर किसको पहुंचा दिए? दुश्मन को। उत्तर प्रदेश में 60 गांठ की राजनीति क्या हुई? बहन जी भी इनके सहयोग से बने थे। उत्तर प्रदेश में दोनों को यदि सही से सामाजिक पोलराइजेशन कर दिया जाए तो शायद कभी बीजेपी जीते। लेकिन ये 60 गांठ जब ये हुआ कि ये दोनों अंडरहैंड मिले हुए हैं, अखिलेश जी भी चाहते हैं कि बीजेपी का भय दिखाकर मुसलमानों को अपने पास रखे रहें। ये 60 गांठ क्लियर हो रहा है। बीजेपी से डराते रहते हैं मुसलमानों को। और हाँ, स्थिति देखिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 60 गांठ करने वाले लोग जो संविधान के कारण उत्पन्न हुए, उसी संविधान के विरोध में आचरण करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। अब जो बात उभर कर आ रही है कि हम करें इनके साथ क्या, ये लास्ट जो प्रश्न है, जो सबसे बड़ा प्रश्न यही है, और उसके अंदर कई प्रश्न थे। बुद्ध फिलोसफी में या बुद्ध दर्शन में एक अंगुलीमाल डाकू की कहानी है, और कहानी नहीं है, हकीकत है। अब ये जो पिछड़े वर्ग के नेता है जिनका मैंने नाम लिया, लालू प्रसाद जी के, नीतीश कुमार जी के, अखिलेश जी के, बहन जी के, रामदास अठावले जी के, इवेन इफ उदित राज जी भी कुछ जाके संगठन चलाते थे सामाजिक, वो भी अपना संविधान विरोधी बीजेपी के साथ जो भी रहे हों, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, सारे का नाम मैंने लगभग ले लिया। तो अंगुलीमाल डाकू तो ये भी नहीं बने हैं। जो चूंकि भाई हमारा संगठन है फूले अंबेडकरी विचार मंच, जो लोकतांत्रिक संस्कृति में, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, तो मैं उन्हें गाली तो दे नहीं सकता, उन्हें मार तो सकता नहीं। लेकिन हमारे के यहाँ साहित्य उपलब्ध है अंगुलीमाल डाकू का, जिसको बुद्ध ने बदल दिया। क्या अंबेडकरी फूले विचारधारा के माध्यम से इन नेताओं को बदला नहीं जा सकता? यदि ये लोग इन्हें नेता बना सकते हैं, पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का रहनुमा बना सकते हैं, तो क्या ये जनता जिनके बीच हम अंबेडकरी फूले विचार लेके जा रहे हैं, इन विचारों के माध्यम से इन नेताओं के साथ डायलॉग कर, क्या हम इन्हें सुधार नहीं सकते? मुझे तो लगता है कि इनके बीच फूले अंबेडकरी विचारधारा गया ही नहीं। यहां पर एक और प्रश्न है कि क्या ये जो 60 गांठ कर रहे हैं लोग, वो अज्ञानी हैं? अज्ञानी तो मैं नहीं कह सकता, भ्रमित जरूर कह सकता हूं। ये भ्रमित लोग हैं, अज्ञानी नहीं है। ये भ्रमित लोग हैं, ये भ्रम में है। इनको ऐसा लग रहा है, वो भ्रम क्या है? ये भ्रम है उच्च होने का, अपग्रेडेशन का, इनका कि इसी व्यवस्था में रहते हुए अपग्रेडेशन के द्वारा हमारा भला हो सकता है। इसलिए इनको मैं भ्रमित मान के चलता हूं कि ये लोग भ्रमित हैं, अतः इनको राह पर लाया जा सकता है। जब अंगुलीमाल डाकू सुधर सकता है तो ये लोग क्यों नहीं सुधर सकते हैं? ऐसा मेरा अपना विश्वास है कि यदि फूले अंबेडकरी विचारधारा के लोग जिनके पास हम जा रहे हैं
उनके माध्यम से इनके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही साथ जो इतने राजनीतिक दल उभर कर आए हैं, यदि हमारा राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि बामसेप में जो काम करने वाले लोग होते हैं आरएसएस का बहुत नाम लेते रहते हैं, तो ये जो हमारा संगठन राष्ट्रीय है, इसका विस्तार राष्ट्रीय लेवल पर हो। साथ ही साथ एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो परिचर्चा में भी आप लोगों ने रखा है, कि ये जो व्यक्तिवादी नेतृत्व हमने विकसित किया, इसको रोकना होगा। ये संस्थागत नेतृत्व पैदा करना होगा। इंडिविजुअल लीडरशिप और इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप दोनों दो चीज है। एससी एसटी ओबीसी के पास इंडिविजुअल लीडर हैं, कम्युनिटी के लीडर हैं, कास्ट के लीडर हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल लीडर नहीं है। जब इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप डेवलप होता है तो व्यक्ति गौण होता है और संस्था ऊपर होता है, नीति ऊपर होता है, नेता नीचे होता है, उसके अधीन होता है। तो हमें ये इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप डेवलपमेंट करना होगा, तभी इनके ऊपर नियंत्रण लग सकता है। अन्यथा की स्थिति में ये अपना व्यक्तिगत और परिवार, इसमें परिवार का भी मैटर है। अब परिवार के पास जब संपत्ति हो गई, इतने मेहनत से, इतने जोड़ तोड़ करके, जेल जाके धन संपत्ति इकट्ठा किए, इसको कैसे जाने दें? तो साठगांठ कर लो। अब बहन जी चुप है, एक बार शायद छापा पड़ा, अब समझ गई। तो ऐसा करते ही क्यों हो? जब बहन जी कम धनवान नहीं थी, जब लालू प्रसाद जी धनवान नहीं थे, तो मजबूत थे। एक अजीब सी स्थिति आई है। जब उनके पास संपत्ति नहीं था तो वो मजबूत थे, जब संपत्ति आई तो कमजोर हुए। एक अजीब सी स्थिति हो गई भाई। ये धन किस लिए होता है? धन बल मजबूत होने के लिए, शक्ति का स्रोत है। तो ये हमने क्यों किया? तो निश्चित रूप से भाई व्यवस्था पर उनकी कब्जा है। अब हम कह रहे हैं कि इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने ऐसा किया ही क्यों? बुद्ध महल से समाज की ओर जाते हैं और तुम समाज से महल की ओर जा रहे हो, उल्टी चल रहे हो बुद्ध के। हमारे जितने महापुरुष हैं, जितने लीडर हैं, अब मैं उन लीडरों का नाम लेना चाहूंगा। ये तो साठगांठ करने वाले लीडर थे हमारे बीच। यदि आप चलते हैं तो बुद्ध से लीजिए क्या किए, फूले से लीजिए क्या किए, पेरियार साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया, कांसीराम जी ने क्या किया, चंदापुरी जी ने क्या किया। इन लोगों ने सब अपना निजी जीवन, निजी संपत्ति सबको समाज के लिए समर्पित किया, और आप समाज के लूट को ले रहे हो। तो यदि आप अंकुश लगाना चाहते हैं इस साठगांठ की राजनीति से, तो संस्थागत राजनीति, संस्थागत नेतृत्व विकसित कीजिए। और इसके लिए हमारे पास संगठन है, हमारे पास टेस्टेड विचारधारा है। फूले अंबेडकरी विचारधारा के तहत ईमानदार नेतृत्व विकसित कीजिए। चूंकि संविधान को के पदों पर जाकर संवैधानिक व्यवस्था लाने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि आपका लीडर ईमानदार हो। ईमानदार है ही नहीं तो ये सारी जो समस्याएं हमारी हैं और 24 आपके समक्ष हैं, कहीं ऐसा ना हो, इसको भी समझना है कि हम दुश्मन के झांसे में आके इन लोगों को सजा देने के लिए दुश्मन को मजबूत कर दें। ये भी एक भय बना हुआ है और यही हो रहा है। ये जो हो रहा है, ये जो बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में है, ये इसी कारण हुआ है। ये प्रतिक्रिया में है, ये क्रिया नहीं है मूल निवासियों का। ये प्रतिक्रिया का परिणाम है कि आप लालू से क्षुब्ध हो गए, मुलायम से क्षुब्ध हो गए, बहंसी से क्षुब्ध हो गए, सारे से क्षुब्ध होके आप दुश्मन को मजबूत कर दिए। तो ये बहुत सोच समझ के ये सब्जेक्ट रखा गया है। इन्हें सुधारना भी है और उन्हें उतारना भी है, दोनों काम करना है। ये नहीं कि इनको सुधारने के चक्कर में उनको बैठाए रखिए। ये जो चुनौती है बड़ा गंभीर है।
मैं आशा और विश्वास करता हूं कि चूंकि पहले वक्ता बहुत कुछ बोल गए थे, मैं उसका रिपीटेशन नहीं किया, तो आपको पुनः अपने बीच से SC ST OBC को इन नेताओं के जो 60 गांठ चल रहा है, जो अंडर हैंड रिलेशन है, निजी और व्यक्तिगत हित में, परिवार के हित में, इनको सबक सिखाते हुए, इनको सुधारते हुए आप उन पर भी निगाह रखें, अन्यथा इनको सबक सिखाने के चक्कर में कहीं उनको इतना न मजबूत कर दें कि वो आपको निगल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय मूल निवासी, जय संविधान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।